हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम टू चैनल एंड वेलकम टू आरएम सीरीज। तो देखिए, लास्ट टर्न पर हम लोग फ्री कंसेंट कर रहे थे। फ्री कंसेंट में मैंने आपको दो टॉपिक कंप्लीट करवाए थे। एक हम लोगों ने कोर्जन अच्छे से किया था, कोर्जन के बाद में अनड्यू इन्फ्लुएंस अच्छे से किया था और आपने उसको रिवीजन भी किया होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। मैं ये भरोसा करके चलता हूँ, ये एजम्पशन लेकर के चलता हूँ कि आप अच्छे से रिवाइज कर रहे होंगे। ठीक, तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं नया सेशन और उसके आगे का। चलिए नेक्स्ट आता है आपका फ्रॉड। तो हम लोगों ने कोर्जन किया, कोर्जन के बाद में अनड्यू इन्फ्लुएंस, अनड्यू इन्फ्लुएंस के बाद में फ्रॉड। फ्रॉड का मतलब क्या होता है? फ्रॉड का मतलब होता है, देखो, फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन। आप इसको ऐसे समझो कि अभी हम लोग दो टॉपिक और करेंगे, फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन। दोनों को एक साथ लेकर के चलते हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, दोनों ही बहुत आसान है। ठीक है, देखो, फ्रॉड का मतलब क्या होता है? जब कोई भी पर्सन इंटेंशनली किसी को झूठ बोलता है, किसी से कोई भी बात छुपाता है, और उसकी इंटेंशन किस चीज की होती है? उसकी इंटेंशन होती है सामने वाले का नुकसान हो, मेरा फायदा हो, सामने वाले का लॉस हो और मेरा फायदा हो, या उसकी इंटेंशन होती है सामने वाले को डिसीव करने की, धोखा देने की। ठीक, और उसको वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कराना चाहता है, तो उसको बोला जाता है फ्रॉड। मिसरिप्रेजेंटेशन में क्या होता है? मिसरिप्रेजेंटेशन में भी सेम यही चीज होती है, बस इसमें डिसीव नहीं होता है, धोखा देना नहीं होता है। दूसरा, इंटेंशन नहीं होती है सामने वाले का नुकसान पहुंचाने की। और तीसरा, वो बंदा झूठ तो बोल रहा है लेकिन जानबूझ करके झूठ नहीं बोल रहा है, गलती से झूठ बोल रहा है ना। तो ये होता है मिसरिप्रेजेंटेशन। मिसरिप्रेजेंटेशन और फ्रॉड दोनों लगभग लगभग सेम है, बस केवल एक चीज का खेल है, इंटेंशन का। फ्रॉड जानबूझ करके किया जाता है, विद इंटेंशन किया जाता है। मिसरिप्रेजेंटेशन में भी झूठ होता है, लेकिन उसमें झूठ बेटा विदाउट इंटेंशन या विदाउट डिसीव दिया जाता है। तो खैर चलो, अभी हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं फ्रॉड। तो देखो, फ्रॉड क्या है? फ्रॉड में कुछ एक्ट्स को इंक्लूड किया गया। इसकी जो मीनिंग है वो इंक्लूसिव है, यानी कि कुछ चीजों को इसमें इंक्लूड किया गया है। तो देखते हैं कि कौन कौन सी चीजों को इंक्लूड किया गया है। फ्रॉड मीन्स एंड इंक्लूड्स एनी ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स। तो कुछ कंडक्ट है बेटा, कुछ एक्ट है, उसको बोला गया है कि अगर कोई भी पर्सन ये सारे के सारे एक्ट करता है, इनमें से कोई भी एक्ट करता है, तो फिर उस एक्ट को माना जाएगा कि इसने फ्रॉड किया हुआ है। देखिए, एक्ट कमिटेड बाय अ पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट और विद हिज और हर कॉन्विनेंस और बाय हिज और हर एजेंट, यानी कि वो खुद से कर रहा है या अपने एजेंट के साथ में मिलकर के कर रहा है, विद इंटेंट टू डिसीव, यानी कि जानबूझ करके, विद इंटेंशन टू डिसीव अनदर पार्टी देयर टू और हिज और हर एजेंट, और टू इंड्यूस हिम और हर एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट। और उसको इंड्यूस कर रहा है, किस चीज के लिए इंड्यूस कर रहा है? ताकि वो उसके साथ में कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर ले। तो बेटा इसको बोला जाता है फ्रॉड। तो फ्रॉड में मेन क्या है? मेन तो है आपका इंटेंट टू डिसीव, इंटेंट टू डिसीव। और साथ में किस चीज के लिए इंड्यूस किया जा रहा है? इंड्यूस हिम टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, उसको कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए इंड्यूस किया जा रहा है। अब देखो कौन कौन से एक्ट हैं, कौन कौन से कंडक्ट हैं जिसको फ्रॉड माना जाएगा। तो देखिए, द सजेशन as to a fact of what which is not true by one who does not believe it to be true। अब देखो इसका मतलब क्या हुआ? एक पर्सन किसी फैक्ट को लेकर के, किसी बात को लेकर के एक सजेशन दे रहा है, और वो जानबूझ करके ऐसा सजेशन दे रहा है जो कि गलत है, और उसको ये बात पता है कि वो गलत बोल रहा है, लेकिन उसके बावजूद वो बोल रहा है। इसका मतलब, अगर आसान भाषा में समझना है तो इसका मतलब होता है झूठ बोलना। मेरे को पता है कि ऐसा है नहीं, लेकिन तो भी मैं ऐसा बोल रहा हूं। मुझे पता है कि ऐसा नहीं है, लेकिन उसके बावजूद मैं बोल रहा हूं। और किस चीज के लिए बोल रहा हूं? किसी फैक्ट के लिए बोल रहा हूं। अब इसको समझना, यहां पर फैक्ट इंपॉर्टेंट क्यों? फैक्ट इंपॉर्टेंट बेटा इस वजह से हो जाता है कि देखो, एक एडवाइस देना, एक सजेशन देना। जैसे आपने मेरे से बोला कि सर, आपकी बाइक अच्छी है। अब मैंने आपको बोला कि यार मेरे ख्याल से तो यार बाइक ठीक है, बाकी तुम एक बार चेक कराना चाहो तो करवा सकते हो। अब बाई चांस मान लो कि मेरी बाइक खराब है, लेकिन फिर भी मैं उसको एक सजेशन दे रहा हूं, मैं अपनी एक बात बोल रहा हूं कि भाई मेरे हिसाब से तो ठीक है, लेकिन एक बार फिर भी तुम चेक कराना चाहो तो करा लो। अब क्या इसको फ्रॉड माना जाएगा? नहीं माना जाएगा। लेकिन मुझे पता है
कि मेरी बाइक में ये प्रॉब्लम है, मेरी बाइक खराब है, वो मेरे से पूछ रहा, मैं जानबूझ करके उसको बोला नहीं ये बिल्कुल सही है, इसमें कोई कमी नहीं है, दिस इज कॉल्ड झूठ या दिस इज कॉल्ड फ्रॉड। मेरी बात समझ में आ रही है? तो अगर कोई भी पर्सन जानबूझ करके किसी फैक्ट को लेकर के ऐसा सजेशन दे रहा है जो कि सही नहीं है, जो कि सही नहीं है, और उसको ये बात पता भी है कि सामने वाले को नहीं पता, या जो मैं बात बोल रहा हूं वो वाकई में सही नहीं है, यानी कि जानबूझ करके झूठ बोलना। दूसरा देखो, द एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ अ फैक्ट, यानी कि किसी भी बात को जानबूझ करके छुपाना बाय वन हैविंग नॉलेज और बिलीफ ऑफ द फैक्ट, यानी मेरे को अगर कोई भी फैक्ट किसी भी बात के बारे में पता है लेकिन मैं जानबूझ करके सामने वाली पार्टी से छुपा रहा हूं, तो उसको बोला जाएगा एक्टिव कंसीलमेंट, और एक्टिव कंसीलमेंट भी फ्रॉड माना जाता है। देखो तीसरा, अ प्रॉमिस मेड विदाउट एनी इंटेंशन ऑफ परफॉर्मिंग इट, मैं आपको प्रॉमिस कर तो रहा हूं, लेकिन मुझे खुद को भी पता है कि मैं अपने प्रॉमिस पे परफॉर्म नहीं करूंगा, इसको भी फ्रॉड माना जाता है। एनी अदर एक्ट फिटेड टू डिसीव, और ऐसा कोई भी काम जो धोखा देने में फिट बैठता हो, जिससे पता चल रहा है साफ साफ कि सामने वाला आदमी सामने वाले को डिसीव कर रहा है। एनी सच एक्ट और ओमिशन एज टू लॉ स्पेशली डिक्लेयर टू बी फ्रॉडलेंट, और ऐसा कोई भी काम जिसको लॉ ने स्पेसिफिकली मना किया हो कि भाई अगर आप ये काम करते हो तो फिर इसको फ्रॉड माना जाएगा। तो यहां पर बेटा 5 पॉइंट दिए हुए हैं, इन पांचों में से अगर कोई भी एक कंडक्ट है तो फिर उसको फ्रॉड माना जाएगा। देखो देखिए, सर्टेन एक्ट्स एंड ओमिशंस हैव बीन स्पेसिफिकली डिक्लेयर्ड टू बी फ्रॉडलेंट बाय वेरियस एक्ट। तो बेटा बहुत सारी चीजें, बहुत सारे कंडक्ट हैं कि कुछ काम या कुछ गलती अगर आपने करी है तो किसी भी लॉ में उसको लेकर के लिखा हो सकता है कि आप ये काम नहीं करोगे, और अगर किया तो फिर ये काम पूरी तरीके से फ्रॉड माना जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि आप कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीदने के लिए गए, इमूवेबल प्रॉपर्टी का मतलब फ्लैट हो गया, लैंड हो गई, बिल्डिंग हो गई, कोई भी। तो इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में एक चीज बोली जाती है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में। उसमें ये लिखा रहता है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में कि अगर कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी का सेलर है, ठीक, और उसके पास में कोई बायर आया इमूवेबल प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए, तो बायर कुछ भी पूछे या ना पूछे, सेलर की नॉलेज में अगर कोई भी डिफेक्ट है प्रॉपर्टी को लेकर के, तो सेलर की ड्यूटी बनती है कि वो बायर के बगैर पूछे हर एक बात को डिस्क्लोज करे। और अगर सेलर कुछ भी छुपाता है, बायर पूछे या ना पूछे, अगर सेलर कुछ भी छुपाता है तो फिर उसको फ्रॉड माना जाएगा। ये बात ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में लिखी हुई है कि वैसे जैसे आपने अगर सेल ऑफ गुड्स एक्ट पढ़ा होगा तो लेट द बायर बिवेयर कैवेट एम्प्टर आपने डॉक्ट्रिन पढ़ी होगी, तो उसमें कई बार होता है कि भाई अगर मूवेबल प्रॉपर्टी को लेकर के तो बायर की भी जिम्मेदारी बनती है, बायर भी इंक्वायरी करे, बायर भी पूछे, बायर भी जांच पड़ताल करे। लेकिन इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में बायर का पूछना जरूरी नहीं है, लेकिन सेलर का बताना जरूरी है। तो वही चीज यहाँ पर देखिए, एग्जाम्पल है अंडर सेक्शन 55 ऑफ द ट्रांसफर फॉर प्रॉपर्टी एक्ट, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट होगा बेटा, सही कर लीजिएगा इसको। द सेलर ऑफ द इमूवेबल प्रॉपर्टी इज रिक्वायर्ड टू डिस्क्लोज टू द बायर एनी मटेरियल डिफेक्ट इन द प्रॉपर्टी टू बी सोल्ड, अ नॉन डिस्क्लोजर अमाउंट टू फ्रॉड। तो अगर किसी भी बात को छुपाया गया है, किसी भी बात को डिस्क्लोज नहीं किया गया है, तो उसको फ्रॉड माना जाएगा, और कोई भी दूसरा काम जो डिसीव करने में फिट बैठता हो उसको भी फ्रॉड माना जाएगा। ठीक है, आगे अब देख लेते हैं एग्जाम्पल एक बार। अ फर्नीचर डीलर कंसील्स द क्रैक्स इन फर्नीचर बाय पॉलिश वर्क। अब कोई फर्नीचर है, उसने क्या किया, फर्नीचर वाले ने उसमें कोई पॉलिश लगा दिया, पॉलिश लगा करके उसने क्रैक को छुपा दिया, दिस इज कॉल्ड फ्रॉड। दूसरा, यहां पर एक केस लॉ दिया हुआ है, देखिए, टी बॉट अ कैनन फ्रॉम एच, इट वाज डिफेक्टिव। अब टी ने एच से कैनन लिया जो कि डिफेक्टिव था, अब एच ने उसको जैसे ही प्लग किया वहां पर उसमें ब्लास्ट हो गया। टी डिड नॉट एग्जामिन द कैनन, अब उसने खरीदते समय उसको एग्जामिन नहीं किया, बट इट बर्स्ट व्हेन ही यूज्ड इट, held as the plug had not deceived by T, he was liable to pay for the canon। अब देखो यहाँ पर कैनन की बात हो रही है, तो ये मूवेबल प्रॉपर्टी होगी। मूवेबल प्रॉपर्टी में अभी मैंने बताया ना भाई, बायर को भी जांच पड़ताल करनी चाहिए। तो यहाँ पर जब उसने कैनन खरीदा तो उसने कोई भी चेक नहीं किया, उसने कोई भी इंक्वायरी नहीं करी, उसने भाई सेलर ने भी बेच दिया।
कहीं पर किसी कानून में ऐसा थोड़ी ना लिखा हुआ है कि सेलर अपना खराब सामान बेच नहीं सकता, बिल्कुल बेच सकता है, कुछ जगह पर बायर की भी जिम्मेदारी होती है। तो यहाँ पर टी ने उसको ना तो एग्जामिन किया, ना ही उसके बारे में कुछ पूछा, उसने जैसे ही प्लग किया तो वहां पर वो बर्स्ट हो गया, तो इस वजह से वो लायबल होगा पेमेंट देने के लिए, इसको फ्रॉड नहीं माना जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। अब फ्रॉड के कुछ एसेंशियल्स दिए हुए हैं। सबसे पहले तो एक रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, रिप्रेजेंटेशन वो भी फॉल्स होना चाहिए, झूठा होना चाहिए। दूसरा, जो कॉन्ट्रैक्ट की पार्टी है वही करेगी, जैसे हम लोगों ने देखा कि कोर्जन में मूव फ्रॉम थर्ड पार्टी, कोर्जन में थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हो सकती है, लेकिन फ्रॉड हमेशा वही पार्टी करेगी जो कि कॉन्ट्रैक्ट में पार्टी होगी। तीसरा, विद अ व्यू टू डिसीव द अदर पार्टी, इंटेंशन किस चीज की होती है, सामने वाले को डिसीव करने की। चौथा, इट मस्ट रिलेट टू फैक्ट, बेटा किसी फैक्ट को लेकर के होनी चाहिए, किसी सजेशन को लेकर के नहीं होनी चाहिए, एडवाइस नहीं होनी चाहिए। आप किसी बात को कर रहे हो, आप किसी बात को मजबूती के साथ में रख रहे हो, तो उसको बोला जाता है फैक्ट, तो किसी ना किसी फैक्ट से रिलेटेड होना चाहिए। द अदर इज एक्चुअली डिसीव्ड, अब मैं आपको धोखा देने की इंटेंशन तो है, मैं आपको धोखा देने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन आपको धोखा हुआ ही नहीं, तो फिर वहां पर नहीं, सामने वाले को डिसीव भी होना चाहिए और सामने वाले को नुकसान भी होना चाहिए। और अगर मैंने आपको आपके साथ फ्रॉड करने की कोशिश करी लेकिन आपका कोई नुकसान हुआ ही नहीं, आपका कोई लॉस ही नहीं हुआ, तो फिर उसको फ्रॉड नहीं माना जाएगा। जैसे मान लीजिए आपने मेरे से पूछा कि सर मेरे को बताइए मैं कौन सी कंपनी के शेयर में पैसा लगा दूं, आपको नॉलेज है, आप बताइए। मैं आपका नुकसान करवाना चाहता हूं, मैंने आपको झूठ बोल दिया, मैंने आपको एक ऐसी कंपनी का नाम बताया जिसके बारे में मुझे पता है कि 2 महीने बाद कंपनी को नुकसान हो जाएगा। आपने मेरे कहने से पैसा लगा दिया, अब मेरी इंटेंशन तो थी आपको धोखा देने की, लेकिन आपने मेरे कहने से पैसा भी लगाया, लेकिन हुआ क्या, उल्टा हो गया, कंपनी को प्रॉफिट हो गया, आपके शेयर का प्राइस 4 गुना बढ़ गया, आपको तो प्रॉफिट हो गया। अब आपको बाद में पता चला कि यार सर ने गलत रिपोर्ट दी थी, सर ने झूठ बोला था, तो क्या इसको फ्रॉड माना जाएगा? नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको नुकसान ही नहीं हुआ, नुकसान होना जरूरी है। ठीक, तो ये बेटा कुछ एसेंशियल्स हैं फ्रॉड की, अगर ये सारी चीजें हैं तो फिर उसको फ्रॉड माना जाएगा। देखिए आगे। अब देखिए, क्या चुप रहना फ्रॉड होता है? यानी कि अगर कोई भी पार्टी चुप है तो फिर क्या उसको फ्रॉड माना जाएगा? तो देखो, वैसे तो चुप रहने को फ्रॉड नहीं मानेंगे, लेकिन दो ऐसी सिचुएशन है जहां पर साइलेंस को फ्रॉड माना जा सकता है। कौन कौन सी? पहला, जहां पर बोलना आपकी ड्यूटी है, यानी कि जो फिड्यूशरी रिलेशनशिप होती है ना, ट्रस्टवर्दी रिलेशनशिप, अगर कोई भी ट्रांजैक्शन फिड्यूशरी रिलेशनशिप में हो रहे हैं, ट्रस्टवर्दी रिलेशनशिप में हो रहे हैं, तो सामने वाला पूछे या ना पूछे, बताना आपकी ड्यूटी होती है। तो वहां पर भी अगर आप चुप हैं तो फिर उसको फ्रॉड माना जाएगा। दूसरा, जहां पर साइलेंस इज इक्विवेलेंट टू स्पीक, जहां पर चुप रहना बोलने के बराबर है। चुप रहना बोलने के बराबर है कैसे? अगर मान लीजिए मैं आपको ये पेन दे रहा हूं, ठीक, आप मेरे ऊपर भरोसा कर रहे हो, आपने मेरे, ये पेन खराब है, मुझे ये बात पता है कि ये पेन खराब है, ठीक, आपने मेरे से पूछा कि सर ये पेन ठीक है, मैंने आपकी बात को इग्नोर कर दिया, अवॉइड कर दिया, मैंने कोई जवाब ही नहीं दिया, क्योंकि मुझे लगा अगर मैंने आपसे झूठ बोला तो झूठ बोलना तो फ्रॉड हो जाएगा, तो मैंने आपको कुछ बोला ही नहीं, मैंने आपकी बात को इग्नोर कर दिया। आपने दोबारा पूछा, मैंने दोबारा कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। तीसरी बार आपने बोला कि सर इस बार अगर आपने कोई भी जवाब नहीं दिया तो मैं ये मान करके चलूंगा या मैं ये मान करके चलूंगी कि ये पेन पूरी तरीके से सही है। तो अब मेरे चुप रहने से आप क्या अज्यूम करोगे कि ये पेन सही है, यानी कि मेरा चुप रहना झूठ बोलने के बराबर हो गया। भाई अगर मैं चुप रहा तो आप क्या मान करके चलोगे कि ये पेन सही है जबकि ये पेन खराब है। तो यहां पर मेरा चुप रहना बोलने के बराबर है और वो भी झूठ बोलने के बराबर है, तो फिर इसको फ्रॉड माना जाएगा। तो देखिए एक बार, mere silence as to fact likely to affect the willingness of a person to enter into a contract is no fraud. But where it is the duty of a person to speak, तो जहां पर ड्यूटी है आपकी बोलने की और his or her silence is equivalent to speech, silence amount to fraud, तो वहां पर बेटा साइलेंस को फ्रॉड माना जाता है। These are known as कॉन्ट्रैक्ट्स उबे रिमाई फिदे। उबे रिमाई फिदे का मतलब क्या होता है? जहां पर ट्रस्टवर्दी रिलेशन होते हैं, वेयर फ्रॉड एंटाइटल्स द इंजर्ड पार्टी टू अवॉइड द कॉन्ट्रैक्ट। तो यहां पर अगर मान लीजिए कि कोई भी फ्रॉड हुआ है तो जिसके साथ में फ्रॉड हुआ है उसके पास में पूरा राइट है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल करा सकता है।
मेरी बात सबको समझ में आई? ठीक है, तो ये होता है आपका फ्रॉड का इफेक्ट। अब देखो एक्सेप्शन देख लेते हैं। देखिए वेयर पार्टीज स्टैंड इन अ फिड्यूशियरी रिलेशनशिप, सेम वही है जो मैंने आपको बताया। वेयर द सर्कमस्टेंसेज ऑफ द केस आर सच दैट regard being had to, then it is a duty of the person keeping silence to speak. Duty to speak arises when one contracting party reposes trust and confidence in the other, or where one party has to depend अपॉन द गुड सेंस ऑफ द अदर। ठीक है, तो यहाँ पर जो उबेरी माई फिदे वाले कॉन्ट्रैक्ट हैं, जो फिड्यूशरी रिलेशनशिप है, जहाँ पर एक पार्टी ये भरोसा करती है, वो ये मान करके चलती है कि सामने वाली पार्टी कभी भी उससे कुछ छुपाएगी नहीं, कुछ भी झूठ नहीं बोलेगी। ऐसे रिलेशंस में भी अगर आप चुप हो और आप कुछ नहीं बता रहे हो, जहाँ पर आप साइलेंट हो, तो फिर बेटा उसको फ्रॉड माना जाता है। एग्जाम्पल देखिए, ए सेल्स बाय ऑक्शन टू बी अ हॉर्स विच ए नोस टू बी अनसाउंड। तो ए हॉर्स बेच रहा था और ए को ये बात पता था कि ए जो हॉर्स है वो अनसाउंड माइंड है। बी इज एज डॉटर, अब बी ए की बेटी है भाई, फादर और डॉटर इनके बीच में तो ट्रस्टवर्दी रिलेशनशिप हो गया। हैज जस्ट कम्स ऑफ एज, हियर द रिलेशन बिटवीन द पार्टीज वुड मेक इट इज ड्यूटी टू टेल बी इफ द हॉर्स इज अनसाउंड। तो यहाँ पर बेटा फादर की ड्यूटी होती है कि वो अपनी डॉटर को हर एक चीज़ को डिस्क्लोज करे, और यहाँ पर अगर फादर ने अपनी डॉटर को नहीं बताया है तो उसकी साइलेंस को फ्रॉड माना जाएगा, क्योंकि यहाँ पर फिड्यूशियरी रिलेशनशिप है। ठीक है, आज थोड़ी सी मेरी हेल्थ इशू है, थोड़ी सी तबीयत गड़बड़ है, आवाज़ हो सकता है स्लो निकल रही हो सकता है मैं स्लो मोशन में पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, लेकिन बस एक दो दिन की बात है, जैसी तबीयत सही होगी वैसे हम लोग वापस से पुरानी वाली स्पीड पर आएंगे। तब तक के लिए थोड़ा सा एडजस्ट करना, बस क्लास को कैंसिल नहीं करना चाहता मैं, पेपर भी आने वाले हैं, रिवीजन भी आपका अच्छा चल रहा है, तो एक जो रिदम बना रहता है ना उसको ब्रेक नहीं करना चाहता, तो स्पेशली इसीलिए आपकी क्लास शूट करने के लिए ही आज मैं ऑफिस आया हूँ। ठीक है, तो अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो बेटा एक दो दिन की बात है, जैसी तबीयत सही होगी वैसी सारी चीज़ें वापस से लाइन अप होंगी। आगे देखो, देखो दूसरा मैंने क्या बताया, वेयर द साइलेंस इज इन इट सेल्फ इक्विवेलेंट टू स्पीच, तो जहां पर चुप रहना अपने आप में बोलने के बराबर है। एग्जाम्पल देखिए, बी सेज टू ए इफ यू डू नॉट डिनाई इट आई शैल अज्यूम दैट द हॉर्स इज साउंड। ए सेज नथिंग, ए ने कुछ भी नहीं कहा, इज साइलेंस इक्विवेलेंट टू स्पीच इफ द हॉर्स if the horse turns out to be dangerous a can held liable for fraud। तो बेटा यहाँ पर चुप रहना बोलने के बराबर है, तो यहाँ पर भी इसको फ्रॉड माना जाएगा। अब देखो मिस रिप्रेजेंटेशन, मैंने आपको बताया ना मिस रिप्रेजेंटेशन और फ्रॉड, इन दोनों में एक चीज कॉमन है कि दोनों में ही झूठ बोला जाता है, लेकिन फ्रॉड में विद इंटेंशन बोला जाता है और मिस रिप्रेजेंटेशन में विदाउट इंटेंशन बोला जाता है। जैसे अगर मान लीजिए कि मैंने आपको बोला कि क्या आप मेरी कार खरीदोगे, तो आपने मेरे से पूछा कि सर आपकी कार बिल्कुल सही है, कार में कोई डिफेक्ट या कोई स्क्रैच या इस तरीके की चीज़ें तो नहीं है। अब जब मैं अपने घर से ऑफिस के लिए निकला तो मैंने अपनी पार्किंग में देखा तो मेरी कार एकदम फर्स्ट क्लास बिल्कुल चमचमाती खड़ी हुई है, कहीं पर एक छोटा सा स्क्रैच भी नहीं है। मैं सुबह घर से देख करके ऑफिस आया हूँ, तो मुझे तो यही पता है ना कि मेरी कार बिल्कुल नई है, बिल्कुल स्क्रैच फ्री है और कहीं पर कोई डिफेक्ट नहीं है। अब मान लीजिए कि मेरे घर से निकलते ही किसी बच्चे ने उसमें पत्थर मार दिया या कुछ ऐसा स्क्रैच लगा दिया, कुछ भी 19-20 उसमें डिफेक्ट हो गया। ठीक है, अब आपने मेरे से पूछा कि सर आपकी कार पूरी तरीके से सही है, तो भाई मैं तो सुबह देख करके आया, तो मैंने आपको बोला कि हाँ मेरी कार एकदम फर्स्ट क्लास है, चमचमा रही है, मेरी कार में कहीं पर कोई भी स्क्रैच नहीं है। लेकिन अब मुझे तो नहीं पता कि मेरी कार में स्क्रैच लग चुका है, तो यहाँ पर बेटा मैं आपसे देखो अगर, तो मैं आपसे झूठी तो बोल रहा हूँ ना कि मेरी कार बिल्कुल सही है, जबकि रियलिटी क्या है, मेरी कार में स्क्रैच लग चुका है। तो यहाँ पर मैं झूठ तो बोल रहा हूँ, लेकिन क्या मेरी इंटेंशन है आपको धोखा देने की? नहीं है। दिस इज कॉल्ड मिसरिप्रेजेंटेशन। मिसरिप्रेजेंटेशन और फ्रॉड में देखो एक और फर्क होता है, क्या होता है, मिसरिप्रेजेंटेशन में भी आप कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइडेबल करा सकते हो। मान लीजिए कि आपने मेरी बात के ऊपर भरोसा कर दिया, आपने मेरे को पैसे एडवांस दे दिए और बाद में देखा तो पता चला कार तो डैमेज है, तो आप बिल्कुल आप कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करा करके अपना पैसा वापस ले सकते हो।
लेकिन यहां पर बेटा मैं आपको कोई भी कॉम्पनसेशन वगैरह नहीं दूंगा, क्योंकि गलती मेरी भी तो नहीं है, मेरी कोई इंटेंशन थोड़ी ना थी धोखा देने की। लेकिन फ्रॉड के केस में तो मैं जानबूझ करके कर रहा था, तो वहां पर तो भाई मुझे कॉम्पनसेशन भी देना पड़ेगा। और अगर कहीं आपने जो फ्रॉड होता है ना, वो अपने आप में एक क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में भी आता है, आईपीसी में भी फ्रॉड कवर है। अगर आपने उसमें केस कर दिया तो फ्रॉड वाले को जेल भी जाना पड़ सकता है। तो बस मिस रिप्रेजेंटेशन और फ्रॉड में यही फर्क होता है। तो देखिए एक बार, misrepresentation is when a party asserts something which is not true though he believes it to be true। यानी यहां पर उसको ये बात बिल्कुल नहीं पता है कि वो झूठ बोल रहा है, लेकिन तो भी वो झूठ बोल रहा है। इन अदर वर्ड्स, मिसरिप्रेजेंटेशन इज अ फॉल्स रिप्रेजेंटेशन मेड इनोसेंटली। यानी आप इनोसेंट तरीके से फॉल्स रिप्रेजेंटेशन कर रहे हो। देखिए, तो चलिए देखते हैं इसकी कुछ एसेंशियल कंडीशंस हैं। देखिए, एन एग्रीमेंट इज सेट टू बी इन्फ्लुएंस्ड बाय मिसरिप्रेजेंटेशन इफ ऑल द फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। तो देखते हैं कौन कौन सी कंडीशन है। सबसे पहले तो जो मिसरिप्रेजेंटेशन है बेटा वो इनोसेंटली होनी चाहिए, ठीक है, यानी कि सामने वाले को डिसीव करने की इंटेंशन नहीं होनी चाहिए। दूसरा, the other party has actually acted believing the misrepresentation to be true। और सेम वही चीज है जो हम लोगों ने फ्रॉड में पढ़ी। जो मिसरिप्रेजेंटेशन है, जो मिसरिप्रेजेंटेशन है, वो मिसरिप्रेजेंटेशन के ऊपर सामने वाले ने भरोसा भी किया हो, उसने मिसरिप्रेजेंटेशन के ऊपर भरोसा करके ही कंडक्ट किया हो, यानी कि एक्ट किया हो। आगे देखते हैं। अब देखो मिसरिप्रेजेंटेशन में बेटा क्या क्या चीजों को इंक्लूड किया गया है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, द पॉजिटिव assertion in a manner not warranted by information of the person making it of that which is not true though he believe it to be true। बेटा किसी चीज की इंफॉर्मेशन जो दी जा रही है वो एक अलग बात है। जो मिसरिप्रेजेंटेशन है ना, मिसरिप्रेजेंटेशन में एक आदमी पॉजिटिव असर्शन दे रहा है, कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी जा रही है, एक पॉजिटिव असर्शन दे रहा है कि हाँ भाई ऐसे ही है। आप मेरे से पूछो सर आपकी कार ठीक है, हाँ मुझे तो पता है कि मेरी कार सही है। मैं आपको एक पॉजिटिव फैक्ट बता रहा हूं कि हाँ मेरी कार बिल्कुल सही है और आप मेरी बात के ऊपर भरोसा भी कर रहे हो। मैं आपको किसी और के बारे में कोई इंफॉर्मेशन पास नहीं कर रहा हूं। तो केवल इंफॉर्मेशन नहीं होना चाहिए बेटा, फैक्ट के बेसिस पे चीजें होती हैं। एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे यहां पर एक कंपनी वाला एग्जांपल है। अब देखो, ए ने बी से बोला कि भाई सी जो है वो पीक्यूआर लिमिटेड में डायरेक्टर बनने जा रहा है। अब ए ने पॉजिटिवली एक फैक्ट बताया बी को कि जो सी है वो पीक्यूआर लिमिटेड कंपनी में डायरेक्टर बनने जा। सी मान लीजिए बहुत बड़ा आदमी है, जिस कंपनी में जाता है उस कंपनी की किस्मत खुल जाती है। तो ये बात जब सी बी को पता चली तो उसने बी ने क्या किया, बी ने कुछ अमाउंट पीक्यूआर लिमिटेड के शेयर्स में इन्वेस्ट कर दिया। बाद में क्या हुआ, बाद में सी कंपनी का डायरेक्टर बना ही नहीं। तो यहां पर ये चीज बोली गई बेटा कि दिस इज द केस ऑफ मिसरिप्रेजेंटेशन एज द फैक्ट टोल्ड बाय बी वाज नॉट ट्रू। यहां पर उसने जो फैक्ट बताया है वो फैक्ट सही नहीं था, लेकिन यहां पर ए की इंटेंशन ये नहीं थी कि बी को नुकसान पहुंचे या बी उसकी बात सुन करके शेयर्स खरीद लिया, कुछ भी उसको नुकसान पहुंचाने की इंटेंशन नहीं थी उसने। लेकिन जो कुछ भी बताया इनोसेंटली बताया, लेकिन उसकी मिस रिप्रेजेंटेशन के ऊपर भरोसा करके, उसकी रिप्रेजेंटेशन के ऊपर भरोसा करके उसने शेयर्स को खरीदा। इस वजह से यहां पर बोला गया कि इसको मिस रिप्रेजेंटेशन माना जाएगा। अब देखिए, अब यहां पर बेटा अगर कोई भी ब्रीच ऑफ ड्यूटी हो रही है, कोई भी ब्रीच ऑफ ड्यूटी हो रही है लेकिन विदाउट एन इंटेंट टू रिसीव, किसी को धोखा देने की इंटेंशन से नहीं हो रही है, गेन्स एन एडवांटेज टू द पर्सन कमिटिंग इट or anyone claiming under him by misleading another his prejudice or to the prejudice of anyone claiming under him। तो देखो यहां पर बेटा कोई भी ब्रीच ऑफ ड्यूटी हो रही है लेकिन सामने वाले को धोखा देने की इंटेंशन की नहीं है, लेकिन तो भी ब्रीच ऑफ ड्यूटी तो है। और ब्रीच ऑफ ड्यूटी से हो क्या रहा है, उसका रिजल्ट क्या निकल रहा है, उसका रिजल्ट निकल रहा है हमको फायदा हो रहा है। यानी जो भी मिसरिप्रेजेंटेशन कर रहा है भले वो गलती से कर रहा है लेकिन फायदा तो हो रहा है ना उसका। और सामने वाले के लिए वो प्रीजुडिस है, प्रीजुडिस का मतलब हार्मफुल, सामने वाले के लिए वो नुकसानदायक है। तो यहां पर बेटा इसको मिसरिप्रेजेंटेशन माना जाएगा, भले ही इंटेंशन नहीं है लेकिन आपको फायदा हो रहा है और सामने वाले को नुकसान हो रहा है। लॉ तो चीजों को बैलेंस करके चलता है ना, इस वजह से। आगे देखिए, अब देखो आगे भी एग्जांपल दिया हुआ है। अब देखो, ए हैड टेकन अ इंश्योरेंस पॉलिसी फ्रॉम एलआईसी। तो इस एग्जांपल को पढ़ने से पहले एक चीज मैं आपको बता दूं, हो सकता है आप लोगों को पता भी हो लेकिन हो सकता है किसी को ना पता हो, कि जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है
वैसे वैसे अगर हम LIC की कोई भी पॉलिसी है या लाइफ इंश्योरेंस की कोई भी पॉलिसी अगर हम लेते हैं ना, तो जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे जो प्रीमियम है वो भी बढ़ता रहता है, क्योंकि जैसे जैसे एज बढ़ रही है डेथ का रिस्क बढ़ रहा है। तो डेथ का रिस्क बढ़ रहा है तो इंश्योरेंस कंपनी का रिस्क बढ़ रहा है, इंश्योरेंस कंपनी का रिस्क बढ़ेगा तो इंश्योरेंस कंपनी ज्यादा पैसा चार्ज करेगी। तो एज के अकॉर्डिंग प्रीमियम डिसाइड किया जाता है। तो देखते हैं अब ए ने क्या किया, LIC से एक इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदी। अब इंश्योरेंस कंपनी ने उससे एज पूछी, द इंश्योरेंस कंपनी आस्क्ड फॉर करेक्ट एज ऑफ ए। अब ए को पता नहीं था, ए ने अपनी एज 20 साल की बता दी कि भाई मेरी एज 20 साल की है। ए को नहीं पता था उसकी एज कितनी है, उसने उसको लगा कि यार मेरी एज 20 साल के आसपास की होगी, तो उसने ईमानदारी से 20 साल की एज बता दी। लेकिन रियलिटी क्या थी, रियलिटी ये थी कि उसकी रियल एज थी 25 साल। तो अब देखो इंश्योरेंस कंपनी को कहीं ना कहीं नुकसान तो हुआ ना, लेकिन यहां पर बेटा उसने जानबूझ करके तो झूठ नहीं बोला इंश्योरेंस कंपनी से, उसको यही पता था और उसने यही बात बोली। तो देखो दस इट विल लीड टू लोअर प्रीमियम पेमेंट बाय ए एंड इंश्योरेंस कंपनी हैव टू बियर द लॉस। डन है सबको? आगे देखिए, causing however innocently a party to an agreement to make a mistake as to the substance of the thing which is the subject of the agreement। तो बेटा यहां पर भले ही कोई भी पार्टी इनोसेंटली कर रही है, जो भी गलती कर रही है, जो भी मिसरिप्रेजेंटेशन कर रही है वो इनोसेंटली कर रही है, लेकिन वो मिसरिप्रेजेंटेशन जो भी कॉन्ट्रैक्ट का सब्जेक्ट मैटर है उस सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड होना चाहिए। आगे देखिए, a company mentioned in the prospectus that they are distributing dividend। अब देखो ये वाला जो केस लॉ है ना, ये जब आप सीए इंटर में आ जाओगे तो सीए इंटर में कंपनी लॉ में प्रोस्पेक्टस चैप्टर है, वहां पर भी आप इसी तरीके से पढ़ोगे, लेकिन वहां पर ये अलग उसमें बताया गया है, एक अलग इंटेंट में बताया गया है, यहाँ पर ये अलग इंटेंट में बताया गया है, ठीक। जबकि रियलिटी क्या थी, रियलिटी में तो इसको फ्रॉड ही माना गया था, लेकिन यहाँ पर स्टूडेंट्स ने भी कंपनी लॉ नहीं पढ़ा हुआ है, तो इसको समझाने के लिए केवल यहाँ पर एक दिया गया है कि कैसे मिसरिप्रेजेंटेशन और फ्रॉड में फर्क होता है, लेकिन इसको और भी डेप्थ में आप पढ़ोगे सीए इंटर में, ठीक है। लेकिन अभी फिलहाल के लिए जो मैं बोल रहा हूँ बस केवल उतना आपको समझना है, कंफ्यूज नहीं होना है। अब देखो इसमें क्या है कि एक कंपनी ने प्रोस्पेक्टस इशू किया, जब आईपीओ वगैरह लेकर के आते हैं तो पहले प्रोस्पेक्टस इशू करते हैं, तो प्रोस्पेक्टस इशू किया। प्रोस्पेक्टस में कंपनी ने लिखा कि हम पिछले 5 सालों से डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, बस केवल इतना लिखा कि हम पिछले 5 सालों से डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। अब जब कंपनी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर रही है तो आदमी को क्या लगेगा, आदमी को लगेगा यार कंपनी प्रॉफिट में होगी तभी तो डिविडेंड दे रही, क्योंकि डिविडेंड तो हमेशा प्रॉफिट से दिया जाता है। अब लेकिन रियलिटी क्या थी, रियलिटी ये थी कि कंपनी को प्रॉफिट नहीं हो रहे थे प्रेजेंट टाइम में, कंपनी अपनी कैपिटल में से और जो पुराने सालों के जो प्रॉफिट्स थे उसमें से वो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर रही थी, ठीक। तो अब यहाँ पर पब्लिक को तो ये लगा कि भाई जो कंपनी है वो तो प्रॉफिट में चल रही है क्योंकि डिविडेंड दे रही है, लेकिन रियलिटी अलग थी। कंपनी, लोगों ने पैसा लगा दिया कंपनी में, शेयर्स खरीद लिए, बाद में आकर के पता चला कंपनी तो लॉसेस फेस कर रही है। तो यहाँ पर बेटा बोला गया कि यहाँ पर भले ही कंपनी की जो इंटेंशन है वो लोगों को धोखा देने के लिए, कंपनी ने सच तो बताया कि वो डिविडेंड दे रही थी, वो वाकई में डिविडेंड दे रही थी, सच तो बताया यहाँ पर कि कंपनी, लेकिन कंपनी ने पूरी बात नहीं बताई ना, तो यहाँ पर इसको भी मिसरिप्रेजेंटेशन माना गया है। देखो a company mentioned in the prospectus that they are distributing dividend from many years but not disclose the fact that there were losses in the past and dividend were paid out of previously accumulated profit। तो बेटा जो भी सब्जेक्ट मैटर है उसको पूरा सही तरीके से हर एक फैक्ट को डिस्क्लोज करना चाहिए। भले ही आप इनोसेंटली तरीके से आप सच बता रहे हो लेकिन कुछ चीजें बताना भूल गए हो सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड, नहीं, सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड हर एक चीज आपको बतानी जरूरी होती है। तो यहाँ पर इसको भी मिसरिप्रेजेंटेशन माना गया है। आगे देखिए, अब एसेंशियल्स क्या होते हैं मिसरिप्रेजेंटेशन के, बेटा सेम वही है जो अभी हम लोग पढ़ के आए हैं। सबसे पहले तो मिसरिप्रेजेंटेशन कभी भी थर्ड पार्टी की तरफ से नहीं होगा, क्योंकि थर्ड पार्टी की तरफ से तो फिर उसको केवल एक इंफॉर्मेशन की तरह से ट्रीट किया जाएगा, तो इस वजह से जो कॉन्ट्रैक्ट की पार्टी होगी वही करेगी। दूसरा, फॉल्स होना चाहिए, जो भी रिप्रेजेंटेशन हो रहा है वो फॉल्स होगा। तीसरा, रिप्रेजेंटेशन इनोसेंटली होना चाहिए, क्योंकि जानबूझ करके किया तभी ये फ्रॉड में कन्वर्ट हो जाएगा। चौथा, सामने वाले को धोखा देने की इंटेंशन होनी चाहिए, डिसीव द अदर पार्टी, सॉरी नॉट मेड, यानी इंटेंशन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो सामने वाले को धोखा देने की इंटेंशन नहीं होनी चाहिए, और सामने वाले से जो भी मिसरिप्रेजेंटेशन हम कर रहे हैं सामने वाले ने उसके ऊपर भरोसा करके एक्ट भी किया, ये एक्चुअली एक्टेड अपॉन
है ना। देखो आगे, अब बेटा यहाँ पर डिफरेंस दिया हुआ है, ठीक है, तो डिफरेंस ये नोट्स आपको डीसी ऐप पर मिल जाएंगे, वहां पर आप देख लेना। ये आप लोगों को एक फैसिलिटी मैंने दी है कि भाई मॉड्यूल की अगर लैंग्वेज टफ लगे तो आप इससे याद कर सकते हो। फ्रॉड हम लोगों को समझ में आ गया, मिसरिप्रेजेंटेशन समझ में आ गया, एक बार इसका डिफरेंस देख लेना। इससे अगर नहीं समझ में आता है तो मॉड्यूल से देख लेना, जिससे समझ में आए कर लेना, लेकिन डिफरेंस वही मैंने डाले हैं जो एग्जाम के लिए जरूरी है। और अगर बाद में आप बोलोगे तो एक सेपरेट क्लास ले लेंगे जिसमें मॉड्यूल के जितने भी डिफरेंसेस है ना, वो सारे के सारे डिफरेंसेस अपन लोग एक ही क्लास में उसको कवर अप करेंगे, वन शॉट वीडियो बनाएंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर लास्ट में क्या दिया हुआ है, क्रिमिनल एक्ट। मैंने आपको बताया था ना, मैंने आपको बताया था कि फ्रॉड के लिए क्रिमिनल केस भी किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि फ्रॉड को क्रिमिनल एक्ट भी माना गया, लेकिन मिसरिप्रेजेंटेशन में चूंकि इंटेंशन नहीं होती है तो इस वजह से मिसरिप्रेजेंटेशन को क्रिमिनल एक्ट नहीं माना गया। अब देखो कंसिक्वेंसेस क्या होते हैं। कंसिक्वेंसेस बेटा वही होते हैं जो हम लोग पहले भी पढ़ करके आए हैं। तो सबसे पहले तो अग्रीव्ड पार्टी के पास में राइट होता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करा सकते हैं। तीसरा, द पार्टी हाउएवर में आल्सो इंसिस्ट दैट द कॉन्ट्रैक्ट शुड बी परफॉर्म। अब देखो यहां पर एक नई रेमेडी दी गई है, इसको समझना अच्छे से। कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल भी करा सकते हैं। दूसरा, जो अग्रीव्ड पार्टी है वो कोर्ट में ये भी बोल सकती है कि सर हमें कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल नहीं कराना, हमें कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल नहीं कराना है, बल्कि सामने वाले ने अगर झूठ बोला है या सामने वाले ने मिसरिप्रेजेंटेशन करी है तो उसकी झूठी रिप्रेजेंटेशन को, उसके झूठ को सच में कन्वर्ट कर दिया जाए। कैसे? जैसे अगर मान लीजिए कि मैंने आपको बोला कि मेरी कार बिल्कुल सही है, कार में कोई कमी नहीं है, और कार में कमी थी, तो आप कोर्ट में यह भी बोल सकते हो कि सर हमें कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल नहीं कराना, हम कार खरीदने के लिए तैयार हैं, आप एक काम करो, इन्होंने बोला था ना कि कार सही है, तो आप इनसे बोलो कि कार को सही करके दे, यानी कि अपने ये झूठ को सच में कन्वर्ट कर ले। मेरी बात समझ में आ रही है? तो यहां पर अग्रीड पार्टी के पास में ये भी राइट होता है कि बेटा वो ये कॉन्ट्रैक्ट में परफॉर्म करने के लिए भी बोल सकता है कि कॉन्ट्रैक्ट शुड बी परफॉर्म एंड दैट ही और शी शुड बी पुट इन द सेम पोजिशन in which he or she would have been, जैसे पहले थे, if the representation made had been true, अगर ये रिप्रेजेंटेशन सही होती तो आज जो सिचुएशन मेरी होती सेम सिचुएशन में आप उसको कन्वर्ट करके दीजिए, ठीक। लेकिन बेटा यहां पर एक चीज और भी बताई गई है कि अगर कोई भी पर्सन, एक ऑर्डिनरी पर्सन एक ऑर्डिनरी ट्रांजैक्शन करते समय जितनी भी ऑर्डिनरी इंक्वायरी करता है या ऑर्डिनरी इंस्पेक्शन करता है, और अगर वो आपने नहीं किया है तो फिर ये आपकी बेवकूफी मानी जाएगी, ये सेलर की बेवकूफी नहीं मानी जाएगी, ये सामने वाले की गलती नहीं मानी जाएगी। सामने वाले को तो स्मार्ट बोला जाएगा कि उसने आपको बेवकूफ बना दिया, और बेवकूफी की और लापरवाही की कोई भी रेमेडी नहीं होती है कानून में। अगर आपने खुद से, जैसे सपोज करो कि आप कोई पेन खरीदने के लिए गए, शॉपकीपर ने आपको पेन दिया, आपने शॉपकीपर को पैसे दिए और पैसे देकर के घर आ गए, घर में आकर के देखा, पेन का कैप खोला, देखा अंदर रिफिल ही नहीं है, पेन तो खाली है, कुछ है ही नहीं उसमें। अब यहां पर गलती किसकी है, आपकी या शॉपकीपर की? गलती आपकी है। एक ऑर्डिनरी आदमी क्या करता है, पेन जब खरीदता है तो पैसे देने से पहले पेन लिख करके चेक करता है ना कि चल रहा है कि नहीं चल रहा है। अगर उस समय आपने चेक किया हो तो आपको पता चल जाता कि शॉपकीपर ने आपको बेवकूफ बनाया है, लेकिन आपने नहीं किया। तो शॉपकीपर तो स्मार्ट है, लेकिन गलती आपकी है, आप कुछ नहीं कर सकते। आप शॉपकीपर के पास जाओगे, शॉपकीपर कहते नहीं मैंने तो आपको भरा हुआ पेन दिया था, आपने क्यों नहीं चेक किया, आपको यही चेक करना चाहिए था। तो बेटा यही चीज यहां पर बोली गई है, बट अ पर्सन हु हैड बीन द मीन्स ऑफ डिस्कवरिंग द ट्रूथ with ordinary diligence cannot avoid a contract on the ground that his or her consent was caused by misrepresentation। ठीक है, तो अगर बेटा उसने ऑर्डिनरी डिलीजेंस को यूज नहीं किया है, एक समझदारी को यूज नहीं किया है, तो फिर वो मिसरिप्रेजेंटेशन के बेसिस पर कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल नहीं करा सकता। डन है। आगे देखते हैं, देखिए अब देखो, अगर जैसे मान लो कि कोई भी पार्टी है, ठीक है, वो अगर मान लीजिए कि कोई भी फ्रॉड या कोई भी मिसरिप्रेजेंटेशन कर रही है, लेकिन यार उसका सामने वाले के ऊपर असर ही नहीं हो रहा है, उसका सामने वाले के ऊपर असर ही नहीं हो रहा। जैसे मैंने आपको धोखा देने की कोशिश करी, मिसरिप्रेजेंटेशन किया, कुछ भी किया, लेकिन आपको उससे कोई नुकसान हुआ ही नहीं, उल्टा आपको फायदा हो गया। मैंने आपको बोला कि आप PQR कंपनी के शेयर्स खरीद लो, मैंने झूठ बोला, मेरा मन था कि आपका नुकसान हो जाए, मैंने आपको गलत सलाह दी,
मुझे पता था 2 महीने बाद PQR कंपनी डूबने वाली है, आपने मेरे कहने पे पैसा भी लगा दिया, लेकिन कंपनी डूबी नहीं, कंपनी उल्टा प्रॉफिट में आ गई। आपको पता चला आपका पैसा 4 गुना ज़्यादा बढ़ गया। तो मैंने तो आपको धोखा देने की कोशिश करी, लेकिन आपको कोई नुकसान ही नहीं हुआ, आपको कोई धोखा ही नहीं हुआ। तो बेटा सामने वाले को डिसीव होना, सामने वाले को लॉस होना भी ज़रूरी होता है, और अगर वो नहीं हुआ है तो फिर उसको वहाँ पर फिर उसको मिसरिप्रेजेंटेशन या फ्रॉड नहीं माना जाएगा, और वहाँ पर आप फिर कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल नहीं करा सकते। मेरी बात सबको समझ में आई? नेक्स्ट देखो, रेस्टिट्यूशन बेनिफिट। रेस्टिट्यूशन, भले ही आप अग्रीव्ड पार्टी हो, आपके साथ में फ्रॉड हुआ है, मिसरिप्रेजेंटेशन हुआ है, कुछ भी हुआ है, लेकिन भले ही आप अग्रीव पार्टी हो, अगर आप कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कराने के लिए जा रहे हो, तो आपने जो सामने वाले से बेनिफिट लिया है वो आपको रिस्टोर करना पड़ेगा, यानी कि उसको वापस करना पड़ेगा, और सामने वाली पार्टी भी आपको वापस करेगी। नहीं, दोनों पार्टीज एक दूसरे से जो भी बेनिफिट लिए हैं वो एक दूसरे को वापस करेंगे। देखो, एज टू द consequences ऑफ द रिसेशन ऑफ voidable contract, the party resigning of voidable contract should, if he or she has received any benefit under from the other party to the contract, restore such benefits so far as many be applicable to the person from whom it was received. डन है? आगे देखते हैं। अब देखो मिस्टेक, नेक्स्ट आता है मिस्टेक। ये लास्ट टॉपिक है, सेक्शन 20, 21, 22, ये सारी चीजें हम लोग मिस्टेक में करेंगे। मिस्टेक में कोई बहुत ज्यादा थ्योरी नहीं है, कोई बहुत ज्यादा केस लॉज नहीं है। मिस्टेक बस केवल एक समझने वाला टॉपिक है। इस पूरी मिस्टेक को हम लोग एक चार्ट में करेंगे, ठीक है? पूरे चार्ट से ही आपको समझ में आ जाएगा। ये बाकी नोट्स आपको मिल जाएंगे, थोड़ी बहुत थ्योरी और एग्जांपल आपको देखने हो तो आप उसमें देख लेना, ठीक? देखो, नॉर्मली मिस्टेक का मतलब बेटा क्या होता है? मिस्टेक का मतलब होता है गलती। तो 5वां पॉइंट है यहाँ पर गलती। देखो, कोअर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, ये 4 केस अलग है, मिस्टेक अलग है। चैप्टर एक ही है, पार्ट एक ही है, लेकिन इन चारों के कंसीक्वेंसेस अलग होते हैं, मिस्टेक के कंसीक्वेंसेस अलग होते हैं। मिस्टेक में एग्रीमेंट वॉइड एब इनिशियो भी होता है, वैलिड भी होता है, वॉइड भी होता है, तो कई सारी सिचुएशंस अराइज होती है। तो मिस्टेक को इन चारों से हट करके समझा जाता है, ठीक? और लेकिन बहुत आसान है। देखो, मिस्टेक का मतलब क्या होता है? गलती। यानी हम क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं कि गलती से हमने कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर लिया। अब कोर्ट, कॉन्ट्रैक्ट में तो एंटर कर लिया, अब कोर्ट में जाकर के कह रहे हैं कि हमने गलती से कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया, तो इस वजह से इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल किया जाए। तो क्या कोर्ट हमारी बात को सुनेगी? कोर्ट वहां पर देखेगी आपकी गलती का नेचर कैसा है। तो यहां पर मिस्टेक को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया बेटा। एक तो मिस्टेक ऑफ फैक्ट और दूसरा मिस्टेक ऑफ लॉ। मिस्टेक ऑफ फैक्ट और मिस्टेक ऑफ लॉ। मिस्टेक ऑफ फैक्ट का मतलब क्या है? किसी फैक्ट को समझने में गलती हो गई, किसी फैक्ट को समझने में गलती हो गई। अब मिस्टेक ऑफ फैक्ट को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। पहला यूनिलैटरल मिस्टेक सेक्शन 22, बाइलैटरल मिस्टेक सेक्शन 20। यूनिलैटरल मिस्टेक क्या कहता है? यूनिलैटरल मिस्टेक कहता है कि एक पार्टी से गलती हुई, एक पार्टी तो सही है, गलती एक पार्टी से हो रही, तो भाई एक पार्टी की गलती की सजा दूसरा वाला क्यों भुगते, दूसरे वाले को क्यों नुकसान पहुंचे? तो वहां पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहता है कि भाई अगर यूनिलैटरल मिस्टेक है, यानी कि वन साइडेड मिस्टेक है, तो वहां पर कॉन्ट्रैक्ट विल बी वैलिड। इसके पास इफेक्ट याद रखना एग्जाम के लिए, क्या इंपॉर्टेंट है इसके जो इफेक्ट होंगे। तो यूनिलैटरल मिस्टेक में बेटा क्या होगा? वन पार्टी अंडर द मिस्टेक, यानी एक पार्टी की तरफ से गलती है, कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड, ना तो वॉइडेबल और ना ही वॉइड। डन है? यूनिलैटरल मिस्टेक का समझ एक पार्टी की तरफ से समझने में गलती होगी। नेक्स्ट आता है बाइलेटरल मिस्टेक। बाइलेटरल का मतलब दोनों पार्टीज की तरफ से मिस्टेक होगी, दोनों पार्टीज की तरफ से मिस्टेक है, यानी कि एक तरीके से देखो तो मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई बिटवीन बोथ पार्टीज। अब भाई दोनों पार्टीज की तरफ से मिस्टेक है, मैं बोलना कुछ और चाह रहा हूं, आप समझ कुछ और रहे हो, समझा कुछ और रहे हो, तो दोनों पार्टीज के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग है, तो यहां पर बोला जाता है बेटा कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होगा, एग्रीमेंट वॉइड होगा। एग्जैक्टली अगर देखो तो एग्रीमेंट वॉइड होगा अगर बाइलेटरल मिस्टेक है। क्यों? क्योंकि दोनों पार्टीज की तरफ से मिस्टेक हो रही है, तो फिर यहां पर एग्रीमेंट वॉइड होगा, ठीक? तो यूनिलैटरल मिस्टेक के केस में वैलिड होगा, बाइलेटरल मिस्टेक के केस में वॉइड होगा। अब दूसरी मिस्टेक आती है लॉ को समझने में, मिस्टेक ऑफ लॉ। इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, मिस्टेक ऑफ इंडियन लॉ और मिस्टेक ऑफ फॉरेन लॉ। अब मिस्टेक ऑफ इंडियन लॉ का मतलब क्या हो गया? मिस्टेक ऑफ इंडियन लॉ का मतलब हम कोर्ट में जाकर के कह रहे हैं कि सर मेरे को कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कराना है। क्यों? क्योंकि मुझे पता नहीं था कि इंडिया में ऐसा भी कोई कानून है कि इंडिया में लिमिटेशन एक्ट है, इंडिया में स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है, इंडिया में
इंडियन कॉन्ट्रैक्ट मुझे पता ही नहीं था, मैंने कभी लॉ पढ़ा ही नहीं, मैं तो डॉक्टर हूँ, इंजीनियर हूँ, मैंने तो लॉ कभी पढ़ा ही नहीं। जब लॉ पढ़ा ही नहीं तो लॉ के बारे में पता कैसे होगा? बेटा कोर्ट आपकी बात नहीं सुनेगी। क्यों? क्योंकि लॉ में ये बात साफ साफ लिखा हुआ है कि लॉ ये एजम्पशन लेकर के चलेगा, इफ यू आर एन इंडियन सिटीजन, तो इंडिया के बनाए गए हर कानून के बारे में आपको पता है। और अगर आपको कानून के बारे में नहीं पता है तो ये गलती आपकी है। आपको कानून के बारे में पता होना चाहिए। अगर आप इंडियन सिटीजन हो तो आपको कानून के बारे में पता होना चाहिए। कोई भी पर्सन इस बात का एक्सक्यूज नहीं बना सकता कि उसको इंडियन लॉ के बारे में पता नहीं है। तो अगर आप कोर्ट में जाकर के ये एक्सक्यूज देते हो कि हमें इंडियन लॉ के बारे में पता नहीं था, इस वजह से हमने कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया, तो वहां पर कोर्ट आपकी बात नहीं सुनेगी और कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा। कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा। ठीक। अब मिस्टेक ऑफ फॉरेन लॉ, भाई इंडिया में रहते हैं, 25,000 कानून है, हमें सारे के सारे इंडियन कानून आते हैं, यही बहुत बड़ी बात है। अब चाइना के लॉ कहां से पढ़े, अमेरिका के लॉज कहां से पढ़े? तो भाई फॉरेन लॉ में तो गलती हो सकती है। तो अगर फॉरेन लॉ में गलती है, फॉरेन लॉ के बारे में नहीं पता था, समझ में नहीं आया, पढ़ने में गलती हो गई, उसकी वजह से हमने कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया, तो वहां पर बेटा बाइलेटरल मिस्टेक वाला होगा, वहां पर कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होगा, वहां पर कॉन्ट्रैक्ट वॉइड माना जाएगा। मेरी बात सबको समझ में आई? ठीक है। लेकिन अब बाइलेटरल मिस्टेक में एक चीज समझते हैं कि बाइलेटरल मिस्टेक हो कितने तरीके की सकती है। तो बाइलेटरल मिस्टेक की भी यहां पर कैटेगरी है बेटा। सब्जेक्ट मैटर के अकॉर्डिंग भी गलती हो सकती है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, और पॉसिबिलिटी के अकॉर्डिंग भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है कि दोनों पार्टीज कंफ्यूज हैं कि पॉसिबल है कि नहीं है। तो दोनों पार्टीज की तरफ से गलती हो सकती है बेटा एग्जिस्टेंस को लेकर के, सब्जेक्ट मैटर की एग्जिस्टेंस को लेकर के कि सब्जेक्ट मैटर है या नहीं, क्वांटिटी को लेकर के, क्वालिटी को लेकर के, प्राइजेस को लेकर के, आइडेंटिटी को लेकर के। मैं 69 बोलना चाहता हूं, 69, लेकिन मुझे लगा कि 69 को 79 बोला जाता है, तो मैंने 79 बोल दिया। आपको लगा 79 59 को बोला जाता है, आपने 59 को 79 समझ लिया। अब देखिए सब खिचड़ी पक गई, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। तो यहाँ पर बेटा क्या होना चाहिए? एग्रीमेंट वॉइड होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर प्राइस को लेकर के या क्वालिटी को लेकर, सॉरी क्वांटिटी को लेकर के या प्राइस को लेकर के अगर कोई भी गड़बड़ होती है, कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, तो माना जाएगा कि यहाँ पर बाइलेटरल मिस्टेक एज टू सब्जेक्ट मैटर है और एग्रीमेंट वॉइड होगा। अब पॉसिबिलिटी दो तरीके की हो सकती है, लीगल और फिजिकल। भाई हमें नहीं पता कि लीगली इन्फोर्सिएबल है या नहीं है, तो अगर लीगली इम्पॉसिबल है तो भी एग्रीमेंट क्या होगा? वॉइड होगा। ये हम लोग पढ़ करके आ रहे हैं। और फिजिकल इम्पॉसिबिलिटी, अगर कोई एग्रीमेंट ऐसा है जो गलती से एंटर कर लिया लेकिन बाद में पता चला फिजिकली उसको परफॉर्म किया ही नहीं जा सकता, तो वहां पर भी सेम इफेक्ट होगा, एग्रीमेंट क्या होगा? वॉइड होगा। ठीक है। तो मिस्टेक अलग है इन चारों से, कोर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, इन सबसे अलग है। तो मिस्टेक के इफेक्ट अलग अलग होते हैं। आपको बस ये याद रखना है मिस्टेक कितने तरह की होती है और इसके इफेक्ट क्या होते हैं। तो चलिए नोट्स आपको डीसी ऐप पर मिल जाएंगे, वहां से आप एक बार रिवीजन कर सकते हो। कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि सर केवल नोट से पढ़ लें? नहीं बेटा, मॉड्यूल से जरूरी, ये नोट सफिशिएंट है, लेकिन रिवीजन के लिए, रिवीजन आप कर सकते हो इससे। रिवीजन आपको जल्दी जल्दी करना है, आपने पूरा कंटेंट देखा होगा, रिवीजन के लिए सही है, मैं खुद बोल रहा हूँ रिवीजन के लिए अच्छे। लेकिन बेटा मॉड्यूल से 2 बार तो पढ़ो, क्योंकि 100% तो नहीं करवा सकते इतनी जल्दी सिलेबस कि भाई कम से कम 4 से 5 महीने का सिलेबस है। कम से कम अगर डेप्थ में पढ़ते हैं, डिटेल में पढ़ते हैं, मैं जब फाउंडेशन वाले स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ ना लाइव क्लास में, तो हमारा जो नीव बैच चल रहा है उसमें आप समझो कि पूरा का पूरा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट मैंने लगभग 2.25 महीने में कंप्लीट करवाया। एक एक लाइन मॉड्यूल का, एक एक शब्द बच्चों को एक्सप्लेन किया, तो टाइम लगता है। लेकिन ये हम लोग रिवीजन सेशन ले रहे हैं, तो इस वजह से हाँ आपको रिवाइज करना है तो नोट्स आपको डीसी ऐप पे मिल जाएंगे एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है। तो चलो इसको एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेना। यहाँ पर फ्री कॉन्सेंट वाला टॉपिक हमारा खत्म होता है। नेक्स्ट टर्न पे हम लोग टॉपिक स्टार्ट करेंगे वॉइड एग्रीमेंट। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड बाय।